वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज फिर से हम लोग अपने आगे के करंट अफेयर्स के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम लोग 18 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पेड ग्रुप से ज्वाइन होके डेली की पीडीएफ्स, मंथली की, वीकली की पीडीएफ्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो ये हैं टेलीग्राम चैनल्स, जहां पे आपको हर वीडियो की अपडेट जो है वो इजीली मिल जाया करेगी, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है येलागिरी हिल ट्राइब, येलागिरी पहाड़ी जनजाति, फिर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, फिर भारत और म्यांमार के आपस में संबंध कैसे हैं, आदित्य L1 इसरो का स्पेसक्राफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल से, जो कि ये येलागिरी हिल ट्राइब्स के ऊपर है। येलागिरी हिल ट्राइब्स क्या चीज है, इसको एक बार समझ लेते हैं। येलागिरी जो हट है, ये झोपड़ी, ये पहाड़ी जनजाति के 200 साल के इतिहास को आश्रय देती है। 200 पीपल, मलाइली ट्राइब जो है, ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ये जो ट्राइब्स हैं या हट हैं, ये इन लोगों को यहाँ पे रहने का एक जरिया देते हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत पुराने सालों से। कहाँ पर है? येलागिरी हिल्स, ठीक है। 200 साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी। जो इनको ये झोपड़ियां जो ये बनी हुई हैं, यहाँ पे इनका आश्रय, भंडारण, खेती, मवेशी पालन, सब चीजें की जाती हैं। मलाइयाली ट्राइब्स जो है, जो कि मलाई मतलब होता है हिल्स होता है, आपने सुना ना अन्नामलाई, ये शब्द आपने सुना है, ये मलाई। तो ये मलाई शब्द किसको डिनोट करता है? हिल्स को। तो ये हिल्स है यहाँ पर अच्छी खासी, ठीक है। ये जो है येलागिरी के रीजन में सब रहते हैं ये लोग, और ये येलागिरी में ही एक तरीके से नीलावूर रीजन है, वहां पे रहते हैं, जिनमें एक रूम की हट होती है, 6 बाय 16 बाय 22 की। अब इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ना इस पूरे की, वो उसमें ये लाल क्ले मृदा और झोपड़ी निर्माण ये करते हैं। लाल की जो कलर की क्ले होती है, वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है कहाँ पर? घर बनाने में। और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है इनको दफन करने में, जैसे दफनाने होते हैं ना, उस केस में भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। गोविंद स्वामी एक आदिवासी है और पूर्व पंचायत सदस्य है, उनके बीच में एक पारंपरिक झोपड़ी का मालिक है, और उसकी देखभाल जो है वो कर रही है हमेशा से। तो वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, और ये जो पूरी हट होती है, ये किससे कंस्ट्रक्ट की जाती है? ये एक लाल मिट्टी से ढके सागौन की जो लकड़ी होती है, सागवान या सागौन, उसकी लकड़ी से किया जाता है, टीक वुड से। साथ ही बहुत ही ज्यादा जो है 12 फुट की रहती है। इसको पहले तो बनाया गया था रहने के लिए, उसके बाद कुछ लोग इसको अपनी जो फसल के बाद बीज का भंडारण होता है उसके रखने के लिए भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। ठीक है भाई। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है बातें आपको दिमाग में रखनी है, कि इस पूरे का जितना जितना आप पढ़ रहे हो, इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या काम है इसका। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई? इसकी इम्पोर्टेंस कुछ ऐसे है कि इसमें एक सिंगल रूम होता है। यहाँ पर जो है एक पर्सन है, मोहन गांधी, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो है हमें वेदर के अगेंस्ट भी काम करते हैं, कि इसको ऊपर उठा सकते हैं तो बाढ़ वगैरह से भी बचा जा सकता है। और बहुत जबरदस्त गर्मी भी होती है, चिलचिलाती स्क्रॉचिंग हीट में भी ये झोपड़ी अंदर से ठंडी रहती है, और कभी कभी जो है वहां पर जितने भी डॉग्स होते हैं, उन सबको बचाने का भी ये काम अच्छा खासा करती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और आज के समय का इसका जो पूरा सिग्निफिकेंस है, आज के टाइम पे तो काफी अच्छा इसको बना दिया गया है, और लेकिन ये पुरानी 200 साल की रिप्रेजेंटेशन देती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी क्या बन जाएगा? हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि येलागिरी हिल ट्राइब्स रहते कहाँ है। पहला तो यही सवाल कि ये रहते कहाँ है।
ठीक है। मलायाली ट्राइब्स ये कहाँ रहते हैं, ये हमारे लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, कहाँ कहाँ पे रहते हैं वो सारी चीजें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये उच्चतर शिक्षा अभियान में 14 स्टेट्स जो है अभी भी जुड़ने को, मतलब अभी नहीं जुड़ी है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, 2020 की जो हमारी नई पॉलिसी आई थी उसके तहत यहाँ पर पूरा जो है एक तैयार हुआ है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में, जिसमें हम लोग उच्च लेवल की शिक्षा को यहाँ पर लेके आएंगे, जिसकी फंडिंग जो होगी वो 60 और 40 के रिस्पेक्ट में की जाएगी। 60-40, 60 यहाँ पर जो है सेंटर देगी, 40% स्टेट देगी। और इस शिक्षा में था क्या, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा में क्या था, ये भाई उच्चतर जो शिक्षा होती है, हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जिसका पहला फेज 2013 में आया था, फिर 2018 में। समझे? तो उच्चतर शिक्षा सरकार जो है पूरा स्पॉन्सर कर रही है। देखो एक शब्द लिखा है इधर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ठीक है, केंद्र प्रायोजित, इसका अर्थ ये होता है कि सारा पैसा सरकार सेंटर नहीं देगी। अगर मान लीजिए एक शब्द होता सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अगर सेक्टर वर्ड होगा तो इसका मतलब होता है कि सारा का सारा पैसा, सारी की सारी फंडिंग कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। पर अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आ जाएगा तो सेंटर और स्टेट का ज्यादा इसमें देखा जाएगा। और ऐसा नहीं कि सेंटर स्टेट में सारा सेंटर दे रही है, इसमें अच्छा खासा जो है यहाँ पर दोनों ही अच्छे से अपने हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, ये छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, डेटा हैं, वो आपको दिमाग में। अब आगे देखो भाई, इसी में ही उच्चतर शिक्षा अभियान में ही आप देखेंगे तो पूरे इसमें, तो ये जो है बड़े बड़े सर्टिफाइड जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ एफिलिएट करके जो एजुकेशन का लेवल है उसको बढ़ाएगा, हायर एजुकेशन पे है बेसिकली सारी बात तो। और एम्प्लॉयबिलिटी, सारी चीजों को जो स्किल के बीच में गैप्स आता है उसको भी ठीक करेगा। तो इस स्कीम का फोकस ही यही था कि सबको इंक्लूड करो, सबको एक अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सबको अपॉर्चुनिटीज देनी है, चाहे वुमेन हो, SC ST OBC, हर एक को हायर एजुकेशन देनी है। टेक्निकल लर्निंग, क्वालिटी लर्निंग, टीचिंग इंस्टीट्यूट, सबका एस्टैब्लिशमेंट सही तरीके से यहाँ पर किया जाएगा सबके लिए। ठीक है, तो यही है इसके अंदर, ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और नए नए इंस्टीट्यूट्स को भी यहाँ पर साथ में जोड़ा गया है, सारे के सारे ICT बेस्ड लर्निंग रहेगी। और एम्प्लॉयबिलिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब हर एक चीज को इंक्लूड किया जाएगा, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है कि इस तरीके से ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, बाकी मैं बात करूं अब थर्ड आर्टिकल में, तो वो है इंडिया म्यांमार के रिलेशन जो है दुविधा वाले रिलेशन बने। क्योंकि आप इंडिया और म्यांमार को कहोगे कि हमारा जो इंडिया है वो बुद्ध के लिए खूब जाना जाता है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बुद्ध के लिए वो खूब जाने जाते हैं। और इंडिया और म्यांमार जो है वो 1935 तक दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे हैं, राइट। इंडिया म्यांमार, और इंडिया से म्यांमार 1937 में सेपरेट हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का। सेपरेशन उसके बाद हुई है 1937। फिर हम लोगों ने 1951 में आजादी के बाद उनके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता संधि पर भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। और म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था बर्मा, ये सब बातों को भी दिमाग में रखना है। और 2014 में नेबरहुड फर्स्ट एक्ट पीस पॉलिसी के हम मेंबर बने, और म्यांमार के साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है वो बाउंड्री भी शेयर करता है। मेन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है इंडिया और म्यांमार के रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स दोनों कंट्रीज के बीच में ये आती है, पहली कि जो म्यांमार है ना वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है वहां पे सरकार ना फिक्स ही नहीं है। वहां पे पता है क्या होता रहता है, बार बार सरकार को ही तख्ता पलट कर दिया जाता है। वहां पे क्या होता है कि सरकार अगर, सरकार रिलेशन किससे रखेगी, सरकार रिलेशन रखेगी गवर्नमेंट से, सरकार अपनी सरकार दूसरे की सरकार से रखेगी। अब सरकार यहाँ पर है ही नहीं ना,
वहां पर जो उनकी आर्मी है वो मिलिट्री कूप कर देती है, तख्ता पलट कर देती है, वहां के राष्ट्रपति भवन में जाके धावा बोल देती है। तो जब यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है, उस रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों कंट्रीज जो हैं यहाँ पर रिलेशन बना नहीं पा रहे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इशू आ जाता है। ट्रेड के रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं है, $2 बिलियन तक यहाँ पे ट्रेड गया था, और चाइना से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि ट्रेड गैप भी बहुत ज्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा इशू रोहिंग्यास का। यहाँ पर जब रोहिंग्यास इंडिया में आ रहे थे तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, हमारी सिक्योरिटी पे भी खतरे की बात हुई थी, और ये सारी चीजें हमको प्रॉब्लम क्रिएट की थी। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में एंटर हो जाना, उल्फा जो है एक आसाम में लिबरेशन फ्रंट बनाई गई थी, जिसने काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी थी आसाम नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमारे नॉर्थ ईस्ट पूरा ही इस पे हार्म हो रहा था। ठीक है, फ्री मूवमेंट हमारी नहीं हो पा रही थी, फ्री मूवमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सप्लॉइट हो रही थी, क्योंकि मिलिटेंट्स ऐसे रहते हैं क्रॉस बॉर्डर, जो आपके क्रिमिनल्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारे जो उनके साथ होने हैं वो डिले चलते हैं, और उनके भी डिले रहते हैं, तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके साथ साथ हमारा जो है इनके साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमने साइन नहीं किया, लेकिन चाइना के इस इनिशिएटिव में म्यांमार हिस्सा है, जैसे पाकिस्तान है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में ग्वादर पोर्ट के बारे में। काशगार से ग्वादर तक जो पोर्ट है वो भी इसी का ही पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो इन सब चीजों की वजह से ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की क्या पॉलिसी है, तो देखो जब हमारा कोविड-19 हुआ आया था सबके लिए, तब इंडिया ने बहुत अच्छी अप्रोच फॉलो करते हुए उनको पूरी असिस्टेंस दी थी। चाहे वो बात अलग है कि वो लोग उतना उसको माने ना, लेकिन हम लोगों ने तो किया है ना। और उसके अलावा बॉर्डर में रेफ्यूजीज को अच्छी खासी हमने शेल्टर प्रोवाइड करी है। ट्रैफिकिंग और ड्रग स्मगलिंग के बहुत जबरदस्त इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट्स हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है भाई। और हमारे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S. जयशंकर, उन्होंने भी इसके ऊपर बोला है कि स्टेबिलिटी और बॉर्डर इश्यूज बहुत ज्यादा है। अभी मेकोंग गंगा का कॉपरेशन मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये बातें की गई थी, और ये बोला गया था कि जो हमारा इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के साथ में जो मिला करके हमारा एक ट्राईलैटरल एक जो हाईवे बनना है, उसको हम अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। ये बात अभी की भी थी मेकोंग गंगा में। मेकोंग जो है एक नदी का नाम है जो कि चाइना से निकलती है, पर इस मेकोंग गंगा में चाइना पार्टिसिपेंट नहीं है, ये भी बात दिमाग में रखिएगा। चाइना इंडिया ने यहाँ पर काफी सपोर्ट किया है, जब भी आसियान के प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर भी काफी सपोर्ट करा है इनका। बाकी आप ये देख सकते हैं म्यांमार, जिसका पुराना नाम हुआ करता था बर्मा, बर्मीज लोग कहते हैं इनको, साथ में थाईलैंड लाओस चाइना पड़ता है, इंडिया इस तरफ है, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इनसे काफी हद तक बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ठीक है भाई, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं कि क्या क्या बातें इन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो ये है अभी इनके साथ हमारे सारे पॉइंट्स। अगला देखेंगे भाई, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो है, आदित्य वर्ड का मतलब क्या होता है? आदित्य वर्ड का मतलब होता है, पूरा एक जो शब्द है आदित्य, इट सिंपली मीन्स सन। ठीक है, सन। तो आदित्य यहाँ पर सन का एक मिशन है जो इसरो लॉन्च कर रहा है। देखो इसरो वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रहा है, इसरो यहाँ पर काफी सारे जो है पूरी सब चीजों को लॉन्च करता हुआ चल रहा है। और इसरो ने यहाँ पर अभी पूरे तरीके से आपको मैंने बताया था निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया, वो हम लोगों ने पढ़ा अलग से निसार सैटेलाइट के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे मिशन है, शुक्रयान। तो वन ऑफ द मिशन इज दिस ऑल्सो, आदित्य L1 मिशन। सो आदित्य L1 मिशन जो है उसको तैयार कर दिया गया है, वो भेजने के लिए रेडी है लॉन्च के लिए, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में तैयार हुआ है। ये पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगा सन की स्टडी करने के लिए। PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ की बात होती है। स्पेसक्राफ्ट को हम हेलो ऑर्बिट में प्लेस करेंगे L1 लेग्रांजे पॉइंट में, जो कि अर्थ से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। L1 पॉइंट पे इसको सिचुएट किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा सन के कोरोना को स्टडी करेगा, फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर सारी चीजों को स्टडी करने के लिए बनाया गया है।
और कोरोनल मास इजेक्शंस को भी यहाँ पर स्टडी कराएगा। आदित्य L1 मिशन जो है यहाँ पर ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से सेपरेटली बनाया गया। लेग्रांजे पॉइंट्स पता है ना आपको क्या होते हैं? L1 L2 L3 L4 L5। ये लेग्रांजे पॉइंट जो है वो होते हैं जो कि अर्थ की जो है ग्रेविटी जहां पे पुल आउट हो जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेग्रांजे पॉइंट्स। अर्थ की ग्रेविटी जहां पे पुल आउट हो जाती है उसे हम कहते हैं लेग्रांजे पॉइंट्स। तो जब भी इन पॉइंट्स पे आप कुछ भी चीज को प्लेस करोगे तो उस पॉइंट का जो इक्वल ही वो पुल अप करेगा, अर्थ की तरह सन में इसी तरीके से घुमा करेगा। तो इन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पुल भी होता है। वैसे हमारे L1 L2 L3 L4 L5 पांच होते हैं, जिनमें से पांच में से सिर्फ लास्ट के दो ही स्टेबल हैं, बाकी स्टेबल है नहीं। L1 L2 L3 में क्या होगा? सैटेलाइट एक बॉल की तरह घूमती रहेगी, ठीक है भाई। और इन सैटेलाइट्स में इन सब जगह पर उसको कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है और एकदम बैलेंस होने की जरूरत होती है, ठीक है भाई। L1 पहला पॉइंट होता है जो कि अर्थ और सन के बीच में है, जिससे हमें सन की बिल्कुल कांस्टेंट व्यू देखने को मिल सकता है। और ये वाला टास्क ऑलरेडी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सोहो मिलके ऑलरेडी कर रही है। L2 डिस्टेंस से सेम, लेकिन अर्थ के थोड़ा पीछे की तरफ होता है। और साथ ही साथ इसमें सन, अर्थ और सैटेलाइट सेम लाइन में आ जाते हैं इसके अंदर। और स्पेस के टेलीस्कोप्स के लिए जगह अच्छी मानी जाती है L2 वाला पॉइंट। L3 वाला पॉइंट इसमें सन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, सन और अर्थ के बीच में रहता है, तो अर्थ से कम्युनिकेशन थोड़ी कम हो जाती है। और फोर्थ और फिफ्थ वाले काफी स्टेबल होते हैं, इसलिए उन्हीं को ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसरो का ये पूरा प्रोजेक्ट, एक निसार याद रखना है, निसार यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके अलावा जो ये वाले आप पढ़ रहे हो, ये वाला आदित्य L1, आदित्य का मीनिंग ही सन होता है। आदित्य एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अपने आप में मीनिंग क्या होता है? सन, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं, इनको पढ़ते हुए चलना है सभी लोगों को, इनको भूलना किसी को भी नहीं है। ये सारी बातें जो है वो पूछी जाती हैं, किसका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है भाई। इनको लिख लेना सारी बातों को। बढ़ते हैं भाई हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ। अभी हर्बिसाइड्स, गाइसोफेट आया है। क्या चीज है? गाइसोफेट एक तरीके का एक मटेरियल होता है जो हर्बिसाइड्स होते हैं ना, शाकनाशी होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। अब ये बोला गया जो भाई इसके अंदर जो हर्बिसाइड्स में ग्लाइकोफोसेट होता है इसको आप रोको, क्योंकि ये कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। हर्बिसाइड ग्लाइसोफेट को रोको। पंजाब की सरकार ने इसके लिए वार्निंग इशू करी है। इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट की स्पीशीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने की बात है, इसका काफी ज्यादा यूज होता है, बहुत पॉपुलरली इसका यूज किया जाता है, जिसमें ये जो भी हमारी पोषक तत्व, जल, सौर प्रकाश, उन सबके लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले खपतवारों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। इसको आप हर जगह पारंपरिक और आनुवांशिक दोनों तरीके से इस्तेमाल इसको जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ग्लाइसोफेट या ग्लाइफोसेट, ये जो है आराम से फार्मर्स को इस्तेमाल करने के लिए इजी होता है। इसका नॉन एग्रीकल्चर भी यूज है, जैसे कि आप इसको रोड में बनाने में, रेसिडेंशियल लॉन्स बनाने में, एग्रीकल्चर सेटिंग्स करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन इसका इस्तेमाल जीएम क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, आनुवांशिक रूप से उनको जिन पर संशोधन किया जाता है, उसमें भी इसका अच्छा खासा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली क्रॉप जो होती है, ये वाला जो पूरा एक सेक्शन है, इसको काफी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हम कर पाते हैं। क्लियर हुआ? तो यही बात है इसके अंदर। बाकी इससे जुड़े हुआ प्रॉब्लम्स ये आई हैं कि ये जितनी भी है ये कैंसर को बहुत कॉज करती हैं, कार्किनोजेन का कॉज करती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू इसका आया कि इससे कार्किनोजेन का रिस्क इशू काफी बढ़ गया है, ठीक है। कुछ एजेंसीज का ऐसा कहना है, कुछ एजेंसीज का ऐसा कह रहा है कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करती हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर संभावना नहीं उत्पन्न होती। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स फॉर दिस, ओके। बाकी ये जो ग्लाइफोसेट है इसका एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये जो है हमारे जो भी हमारा पानी और सॉइल है उसमें जा करके उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब एक इम्पैक्ट डालने के लिए ये एक नुकसान क्रिएट करता है। और साथ ही साथ सॉइल की हेल्थ भी खराब करता है। और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
व्यापक उपयोग होता है और इसको हम कहते हैं ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंस। ग्लाइफोसेट प्रतिरोध के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है एक रेसिस्टेंस जो है समय के साथ एक तीव्र इसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बन के एक तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस यहाँ पर। तो इसको याद रखिएगा, ये क्या चीज है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, और आगे के लिए यही इसका एक बेनिफिट हो सकता है कि इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, वीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इसके ऊपर पहले रिसर्च किया जाए। क्योंकि पहले कुछ यहाँ पे कुछ जो एक साइंस के इंस्टीट्यूट्स है, उनका कहना है कि ये कैंसर कॉजिंग है, कुछ का कहना है कि दिस इज ओके टू यूज। सो देयर शुड बी इसमें एक प्रॉपर होना चाहिए कि इसका यूज सच में सही है या नहीं है। लॉन्ग टर्म की स्टडीज हमें इसके लिए बेनिफिशियल रहेंगी या नहीं रहेंगी, साइंटिफिक फाइंडिंग्स इसके लिए क्या बेटर रहेंगी, एक गाइडलाइंस अगर ये मान लीजिए ठीक है या नहीं है, फिर भी इसके लिए एक दिशा निर्देश, सुरक्षा मानक स्थापित करना एक बेहतर बनाने के लिए जरूरत है। और साफ साफ ये लिखना भी जरूरत है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो है ग्लाइफोसेट प्रेजेंट है, ये भी लिखना जरूरी है क्लियर और एक्यूरेट तरीके से, ताकि अपने को सब एकदम क्लियरली पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट्स में ग्लाइफोसेट प्रेजेंट है, उसको से देख करके इस्तेमाल करने में फार्मर्स को मदद मिल जाए। ठीक है, और अगर ये नहीं तो इसके बिहाफ पर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना उतना ही जरूरी है कि अगर ये नहीं तो उसके बिहाफ पे क्या हम इस्तेमाल और कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना तरीके वो सब तो याद रखिएगा ग्लाइफोसेट। अगला आता है भाई प्रोजेक्ट देविका। ये हमारे प्रोजेक्ट देविका पूरी तरीके से प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपको याद रखना है कि असल में ये 2019 में लॉन्च हुआ था, और ये जो है प्रोजेक्ट उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना देविका, अब ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। जो जल शक्ति मंत्रालय है उन्होंने शुरू किया था, जिसका ये काम था कि जो देविका नदी है उसके आसपास जितने भी लोग जाके नहाते हैं, घाट बने हुए हैं, उन सब जगह पे एक अलग से घाट बनाना और उसको साफ रखना, ताकि वहां से जितना भी जो आना जाना है या फिर लोग वहां पर जो है अस्थियां बहाते हैं, शमशान भूमि आसपास बनी हुई है, तो वो वहां पर एक तरीके से सही तरीके से बनी रहे। तो वो है प्रोजेक्ट देविका, जो कि देविका नदी के किनारे उसको साफ करने के लिए बनाया गया उत्तर भारत में। और इस प्रोजेक्ट में ये भी बोला गया था कि 129.27 किलोमीटर का एक नेटवर्क, सीवेज का भी नेटवर्क बनाया जाएगा, जहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा होगा ना वो वहां पे जा करके जो है वो सही साफ सुथरा वहां पे रखा जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनाए जाएंगे सीवेज के। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी बनाए जाएंगे, सोलर पावर प्लांट्स भी बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, वाटर की क्वालिटी भी साफ होगी और रिवर्स का जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाएगा। तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि ये देविका रिवर कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं, देविका नदी जो है ये उधमपुर जो है जम्मू कश्मीर का, वहां से निकलती है। वहां पे एक महादेव टेम्पल है और वहां पे एक हिल है जिसका नाम है शुद्ध पहाड़ी। शुद्ध पहाड़ी से ये निकल के पाकिस्तान में जाती है और फिर ये रावी नदी को ज्वाइन कर देती है। ठीक है, और इसमें जो है इस नदी की बहुत इंपॉर्टेंस है, धार्मिक महत्व है, क्योंकि हिंदू इसे गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता देते हैं। और इसका जो देविका ब्रिज है ये उधमपुर जून 2020 में शुरू किया गया था, ताकि वहां से आने जाने वाले लोगों को बहुत साफ और आसान रास्ता दिया जा सके। तो देविका नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे प्रीलिम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कहाँ से निकलती है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन सी नदी से निकलती है, कौन सा टेम्पल से निकलती है, वो सारी बातें आपके लिए बेहद जरूरी होगी। तो इसको आपने जरूर पढ़ के जाना है। बाकी इसमें क्या हो रहा है वो नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, पर ये नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर उधमपुर, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। ये डीएमआरसी जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली मेट्रो ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम मेट्रो में जो ट्रैवल करते हैं उसमें CO2 के एमिशंस को बहुत कम करेंगे। यहाँ पर CO2 बताएंगे इधर कि भाई आप जो आप CO2 यहाँ पे जो आप एमिशन हो रहा है वो, और जब आप रोड से ट्रैवल करते हो तब जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो कितना है, कंपेयर करेंगे।
जिनके पास कार्ड है वो तो इसको नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन जो यहाँ पर टिकट्स लेते हैं क्यूआर बेस्ड, अपना मेट्रो में क्यूआर बेस्ड भी स्टार्ट हो गया है ना, साइड में एक ऑप्शन होता है, आप क्यूआर टिकट को भी लगा सकते हो। तो क्यूआर बेस्ड टिकट को अगर आप वहां पे लगाते हो तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन आएगा, आपके फोन में ही मैसेज आया करेगा कि आपने जहां से ट्रैवल कर रही हो वहां से वहां तक मेट्रो ने कितना CO2 का एमिशन किया है, ये हमको बताया जाएगा। एक कंपेयर भी करेंगे कि अगर आप रोड से जाते, रोड बेस्ड मोटर व्हीकल्स इस्तेमाल करते, तो आपको कितना पता चलता। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा आर्टिकल, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। सारी स्टेटमेंट्स इसमें ठीक लिखी हुई हैं। और आज का और लास्ट क्वेश्चन है बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग ऐसा प्लेग होता है जो कि यार्सिना पेस्टिस के बैक्टीरिया द्वारा फैलाया जाता है, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को होता है, और मुख्य रूप से पिस्सू के माध्यम से या फ्लीस के माध्यम से हमको फैलता है। ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। बुबोनिक प्लेग आपने जरूर पढ़ा होगा, पहले के समय में जो ब्रिटिश काल था या उससे पहले के काल में खूब बार बुबोनिक प्लेग जो है वो देखा गया, ये फैलता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स है दोनों ही, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है, याद रखिएगा, ये आप देख सकते हो, रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं उससे फैलता है, आगे आगे से ह्यूमंस में जाता है। तो ये प्लेग्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिबोनिक जो कि आपको सीधा फ्लीज या रोडेंट्स जैसे चूहे वगैरह हो गए उनसे फैलता है। एक आपकी स्किन के थ्रू सेप्टिसेमिक, एक न्यूमोनिक जो आपको ह्यूमन टू ह्यूमन, जो आपसे आपने छींक ली, खांसी करी या कोल्ड है आपको, तो वहां से कोल्ड और कफ से भी फैलता है। ठीक है भाई, तो ये सारे फैक्ट्स को भी अपना दिमाग में रखिएगा। ये सारे आर्टिकल्स हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आज के आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर इन सब में से जितना आपने पढ़ा है आज, दो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मैं इसमें काउंट नहीं कर रही, लेकिन ये येलागिरी हिल ट्राइब, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ लोकेटेड है, ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। उच्चतर शिक्षा अभियान, ये स्कीम वाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक मेंस के लिए याद करोगे। आदित्य L1, इसका जो है वो जो मैंने बताया था, स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, लैंडर कौन सा है, रोवर कौन सा है, वो सब जो सैटेलाइट बताई थी वो सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइफोसेट ये पढ़ के जाना है, प्रोजेक्ट देविका पूरा प्रीलिम्स के लिए खूब इंपॉर्टेंट है। तो अपने नोट्स बनाओगे तो इसी सीक्वेंस पे बनाना, प्रीलिम्स के लिए जरूर इनको लिखना। ठीक है भाई, चलिए ओवर करते हैं क्लास को। बाय एवरीवन, जय हिंद।